हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट पार्ट 4। इसके पहले मैंने 3 पार्ट्स बनाया है। पहले उन तीनों पार्ट्स को पढ़ ले आप, उसके बाद इस पार्ट्स को पढ़ें। बेसिक केमिस्ट्री करके मैंने 2 पार्ट्स बनाया है, उसको आप जरूर से पढ़ें क्योंकि उसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। हर एक चैप्टर में उसका यूज होगा, तो उसको पढ़ ले। वो आसान भी है, आपको जल्द समझ में आ जाएगा। और जितने इंटरेस्ट से आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, आप उतने इंटरेस्ट से उसको पढ़े, इसका नोट्स बनाएं और समझे। और कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछें। अगर आपके फ्रेंड्स या किसी और स्टूडेंट्स को आपको लगता है कि इसकी ज़रूरत है, तो आप उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी पढ़ सकें। और आपको बताना होगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप वाई लिखकर कमेंट करें। अगर आपको खराब लग रहा है तो आप एन लिखकर कमेंट करें। अगर आपको मैथ की भी वीडियो चाहिए तो आपको कमेंट करना पड़ेगा मैथ। कम से कम 50 कमेंट्स अगर मेरे पास आते हैं तो मैं मैथ्स के वीडियो बनवाना शुरू करूंगा आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन 4 तरह के होते हैं: कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सबसे पहले देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम किसे कहते हैं? जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं तो उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जनरल स्ट्रक्चर है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। दो क्या है, दो रिएक्टेंट है, आपस में कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया, तो इस तरह सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन होंगे। दो रिएक्टेंट है, कार्बन और ऑक्सीजन, दोनों आपस में रिएक्ट होकर CO2 फॉर्म किए। तो दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट हो सकता है। यहाँ पर हम दो रिएक्टेंट्स को देख रहे हैं, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। ये दोनों रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब देखेंगे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है कि जब एक कंपाउंड डिकम्पोज होता है दो या दो से ज्यादा एलिमेंट या कंपाउंड में, तो उसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। इसका भी जनरल रिप्रेजेंटेशन है। ए बी देखिए कंपाउंड है जो कि ब्रेक हो चुका है ए और बी में, तो एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। उसी तरह एक कंपाउंड जो है वो दो कंपाउंड में ब्रेक हुआ है, तो ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। यहाँ पर देखिए एक कंपाउंड जो है दो कंपाउंड में ब्रेक हुआ है, तो ये भी किसका एग्जांपल है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। तो अगर एक कंपाउंड दो या दो से ज्यादा एलिमेंट या कंपाउंड में ब्रेक होता है तो उसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन बहुत तरह से होता है और उसके अनुसार हमने इसको डिवाइड किया। तो सबसे पहले है थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर किसी कंपाउंड का डिकम्पोजिशन होता है हीट के कारण टू और मोर देन टू एलिमेंट्स ऑफ कंपाउंड में, तो उसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। जब कोई कंपाउंड ब्रेक होता है, डिकम्पोज होता है दो या दो से ज्यादा एलिमेंट या कंपाउंड में ड्यू टू हीटिंग, देन इट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। एग्जाम्पल, लीड नाइट्रेट आपको एक कंपाउंड दिखाई दे रहा है। हीट के कारण जब इसको हमने हीट किया तो ये लीड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में टूट गया। तो ये कैसा डिकम्पोजिशन है? थर्मल डिकम्पोजिशन है, क्योंकि इससे हमें हीट प्रोवाइड करना पड़ रहा है। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है? जब किसी कंपाउंड का डिकम्पोजिशन हो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट या कंपाउंड में बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, देन इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। उसे हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। क्लियर है? और इसे हम इलेक्ट्रोलाइसिस के नाम से भी पढ़ते हैं, जानते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन को हम इलेक्ट्रोलाइसिस से भी पढ़ते हैं। और एग्जांपल है कि वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस हमने पहले भी क्लास में देख रखा है। जब वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, मतलब जब वाटर से करंट पास करते हैं तो वाटर ब्रेक हो जाता है जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो क्लियर है, आपने पहले भी देखा होगा कि वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस हम कैसे करते हैं, उसका पूरा मेथड पढ़ा है। तो यहाँ पर आपको पता चला कि वाटर H2O को से जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, जब हम इसको इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं तो ये ब्रेक हो जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो इसे हम, कौन सा एग्जांपल हो गया? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन हो गया। फोटोलाइसिस और फोटो डिकम्पोजिशन। फोटोलाइसिस और फोटो डिकम्पोजिशन क्या होता है? जब एक कंपाउंड ब्रेक करता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सनलाइट
into two or more than two element or compound, then it is called फोटोलाइसिस या फोटो डिकम्पोजिशन। जब एक कंपाउंड जो है वो सनलाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोज हो जाता है दो या दो से ज्यादा एलिमेंट और कंपाउंड में, तो उसे हम फोटोलाइसिस या फोटो डिकम्पोजिशन करते हैं। एग्जाम्पल सिल्वर क्लोराइड आपको दिखाई दे रहा है। सिल्वर क्लोराइड जो है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है सिल्वर और क्लोरीन गैस में। तो यहाँ पर आपको एक और एग्जांपल दिख रहा है कि सिल्वर ब्रोमाइड है जो कि सनलाइट के प्रेजेंस में ब्रेक हो जा रहा है सिल्वर और ब्रोमीन में। ठीक है, यहाँ पे तो फोटोग्राफिक जो पेपर होता है उसका जो उस पे एक फोटोग्राफिक पेपर पे ना एक लेयर चढ़ाया होता है, किसका, सिल्वर क्लोराइड का। जब हम फोटोग्राफिक पेपर को सनलाइट में रखते हैं तो इसका कलर जो है चेंज होकर ग्रे हो जाता है। तो इसका कारण क्या है कि जो फोटोग्राफिक पेपर है जिसके ऊपर सिल्वर क्लोराइड का लेयर चढ़ा हुआ है उसका कलरलेस होता है। लेकिन जैसे ही हम सनलाइट में रखते हैं तो डिकम्पोजिशन होने के कारण जो क्लोरीन गैस है वो हट जाता है और सिर्फ सिल्वर बच जाता है और सिल्वर का कलर ग्रे होता है, इसलिए हमें वो ग्रे दिखने लगता है। दिस रिएक्शन और इन रिएक्शन का यूज हम कहाँ करते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में करते हैं। आगे हम पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। आप बहुत पढ़ते हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आता है। तो एक मेरा मेथड है जिससे आपको कुछ अलग है, जैसे आपको समझ में आए। तो देखिए इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि अगर मेरे पास एक एटम है, लेट सपोज मैं किसी भी एटम को लेता हूं और उसको ए से रिप्रेजेंट करता हूं, उसी तरह मेरे पास एक दूसरा एटम है उसको मैंने बी से रिप्रेजेंट किया और दोनों को जब मैंने एक साथ रख दिया तो ये दोनों आपस में क्या हो गया, अटैच हो गए किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से और क्या फॉर्म कर लिए, कंपाउंड फॉर्म कर लिए ए बी। ठीक है ना। अब जब हम इनके साथ एक और एटम किसी मेटल के एटम को रखते हैं, मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर सी रख दिया, तो ये क्या था, ये मान लेते हैं कि मेटल है, बी क्या है, नॉन मेटल है। ठीक है, और ए और बी मेटल और नॉन मेटल, जब दोनों को हमने एक साथ रख दिया तो ए बी फॉर्म हो गया। तो ए क्या था, एटम था ना, और बी क्या है, ये भी एटम है, दोनों एटम है। अब क्या हुआ, जब ए बी का फॉर्मेशन हुआ तो ए अब एटम नहीं रहा, अब ये क्या बन गया, आयन बन गया, और बी भी क्या बन गया, आयन बन गया। क्यों बन गया है, क्योंकि ए पे जो है चार्ज आ चुका है। लेट सपोज इसमें पॉजिटिव चार्ज आया और इस पे निगेटिव चार्ज। ये मेटल है, मेटल पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और नॉन मेटल पे क्या आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। कोई डाउट है, डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो जब हम इसको, जब ए बी कंपाउंड को हम जब सी के साथ रखते हैं, जब ए बी कंपाउंड, ए पे पॉजिटिव चार्ज है, बी पे क्या है, निगेटिव चार्ज है, और ए और बी अब यहाँ पर रिएक्शन के बाद एटम नहीं रह गया, क्या रह गया, आयन रह गया। ठीक है, और यहाँ पर ए और बी क्या थे, एटम थे। जब हमने इसको सी एटम के साथ रख दिया, सी क्या है यहाँ पर, एटम है, जब हमने सी एटम के साथ रखा तो क्या होगा कि जो नॉन मेटल है इसके पास ऑप्शन मिलेगा कि वो ए के साथ रिएक्ट करे या सी के साथ। तो नॉन मेटल जो है वो देखेगा कि किसके साथ वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बना सकता है, और देखेगा कि अगर वो सी के साथ बना रहा है तो वो सी के साथ चला जाएगा और क्या फॉर्म हो जाएगा, सी भी फॉर्म हो जाएगा और ए क्या हो जाएगा, अकेला बन जाएगा। कोई डाउट है यहाँ पे? तो क्लियर हो गया यहाँ पे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, इसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर बी को लगता है कि सी जो है सी के साथ जब वो अटैच होगा तो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड नहीं बनाएगा, तो बी जो है वो सी के साथ अटैच नहीं होता। इसका कहने का मतलब क्या है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तभी होगा जब जो दूसरा जो मेटल है, जो ये मेटल है वो मोर रिएक्टिव होगा इस आयन से, इस मेटल से। सी जो है जब बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा, मोर रिएक्टिव होगा एज कंपेयर टू ए, तभी आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने को मिलेगा। तो आपको जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसको आपको याद रखना होगा ताकि आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को अच्छे से कर सकें। क्लियर होगा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। इसको अगर मैं आपको इंग्लिश में समझाऊं तो क्या होता है कि एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें
एटम्स और आयंस। देखिए यहाँ पर एटम्स और आयंस क्या होते हैं, मूव करते हैं फ्रॉम वन कंपाउंड टू अदर। वन कंपाउंड, देखिए एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में मूव कर गया है, तो वन कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड मूव करते हैं और क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्लियर हो गया होगा कि जब कोई एक एटम और आयन एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड मूव कर एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, तो उसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और मैंने कुछ डिटेल में बताया जो आपको कोई नहीं बताएगा, जो समझाने वक्त डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझाने वक्त। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि क्यों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने को मिलता है और यहाँ पर एटम क्यों आ रहा है और आयन क्यों आ रहा है, ये पूरा आपको डिटेल में क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये सारा मैंने समझाया। अब यहाँ पे देखिए जिंक है और HCl है, तो जिंक ने हाइड्रोजन को हटा दिया क्योंकि जिंक जो है हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव मेटल है, इस कारण जिंक जो है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया। उसी तरह यहाँ पर देखेंगे जिंक और कॉपर में, तो जिंक जो है कॉपर के मुकाबले मोर रिएक्टिव है, तो कॉपर को जिंक ने डिस्प्लेस कर दिया, तो जिंक सल्फेट फॉर्म किया। तो जब भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा ना, तो एक मेटल्स होगा और वो क्या करेगा कि दूसरे कंपाउंड के मेटल को हटाकर वो खुद वहां पे जगह ले लेगा। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। और ये तभी इसको हटा सकता है, इसमें कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट मेटल को तभी हटा सकता है, जब दूसरा मेटल हटा सकता है जब इससे ज्यादा रिएक्टिव होगा। अगर ये खुद लेस रिएक्टिव है इस कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट मेटल से, तो कोई रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि वो डिस्प्लेस नहीं कर सकता। कंडीशन है कि जो दूसरा मेटल है वो क्या होना चाहिए, मोर रिएक्टिव होना चाहिए जो मेटल है कंपाउंड के अंदर, तभी वो डिस्प्लेस कर सकता है। व्हेन सिल्वर मेटल इज डिप्ड इन कॉपर नाइट्रेट, जब सिल्वर मेटल को आप कॉपर नाइट्रेट में डालते हैं तो क्या होता है, नो रिएक्शन टेक प्लेस, कोई रिएक्शन नहीं होता। सिल्वर मेटल इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर, क्यों, क्योंकि सिल्वर जो है वो लेस रिएक्टिव है कॉपर से। तो इसको हम केमिकल इक्वेशन से समझते हैं। सिल्वर को आपने डिप किया कॉपर नाइट्रेट में, तो सिल्वर तभी हटा सकता है कॉपर को यहाँ से जब वो जब क्या हो, सिल्वर मोर रिएक्टिव हो कॉपर के मुकाबले। लेकिन ऐसा नहीं है, सिल्वर जो है कॉपर से लेस रिएक्टिव है, तो सिल्वर जो है वो कॉपर को नहीं हटा सकता, तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो मैंने बहुत अच्छे से समझाया। यहाँ पर जब भी आपको समझ में नहीं आया तो इसको वीडियो को रिपीट करके इसको समझ लीजिए, ये कोई आपको नहीं बताएगा, ये स्पेशल है मेरी तरफ से आपके लिए। अब देखिए समझते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सेम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरह होता है, लेकिन वहां पर एटम नहीं आयंस आ जाते हैं। लेट सपोज अब सेम इसी तरह ये भी एक कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ और उसी तरह एक और कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ CD। अब इन दोनों को जब हमने एक साथ डाल दिया तो यहाँ पर ये क्या है, मेटल है और ये क्या है, ठीक है, यहाँ पर A भी एक कंपाउंड है और CD एक कंपाउंड है। और जैसे यहाँ पर AB का फॉर्मेशन हुआ था, वहां यहाँ पर भी AB का फॉर्मेशन हुआ है और CD का यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर A क्या है, मेटल है, और B क्या हो जाएगा, नॉन मेटल हो जाएगा। सेम C क्या हो जाएगा, मेटल हो जाएगा, और D क्या हो जाएगा, नॉन मेटल हो जाएगा। अब जब इन दोनों को हम एक साथ रखेंगे तो अब क्या होगा कि जो नॉन मेटल्स हैं उनके पास ऑप्शन है A और C का, क्योंकि उनके पास जो नॉन मेटल हैं उनके पास दो मेटल प्रेजेंट है, एक A और C। अब वो समझेंगे कि कौन जो नॉन मेटल है वो मेटल के साथ ज्यादा रिएक्टिव, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। अगर B को लगा कि वो C के साथ ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, तो B जो है C के साथ चला जाएगा और बच गया आपका A और D, तो AD अपना एक बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, AD जो है अपना एक बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। इस तरह से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। क्लियर हुआ आपको? बहुत आसानी से ये समझ में आना चाहिए, ऐसा आपको कोई टीचर नहीं बताता है, ये मेरी तरफ से स्पेशल है। ये यहाँ पर A और B क्या है, आयंस है, यहाँ पर C और D क्या है, आयंस है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि जो नॉन मेटल है, दो नॉन मेटल है, दो मेटल भी है, तो जो नॉन मेटल एक जो नॉन मेटल होगा वो देखिएगा ऑप्शन है उसके पास A और D मेटल के साथ रिएक्ट होने का।
तो बी को लगेगा कि वो ए के मुकाबले डी के साथ ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, सॉरी सी के साथ ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। तो बी जो है वो सी के साथ चला जाएगा। बचा हुआ है आपका मेटल ए और नॉन मेटल डी, तो ए अपना एक बॉन्ड फॉर्म कर लेगा ए डी। और इसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें अगर इसके डिफिनेशन को समझे तो इस रिएक्शन में क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, कि जो आयंस होते हैं वो एक्सचेंज होते हैं बिटवीन टू रिएक्टेंट्स। आप देख रहे हैं कि दो रिएक्टेंट्स हैं ए बी और सी डी, दो रिएक्टेंट्स हैं और इसके आयंस जो है ना, जैसे कि बी जो है वो किसके साथ, बी जो है डी का जगह ले रहा है और बी जो है डी का जगह ले रहा है। देखिए बी जो है डी के जगह आ चुका है, सी तो है लेकिन डी नहीं है, बी आ चुका है। और यहाँ पर देखिए बी का जगह किसने ले लिया है, डी ने ले लिया है। तो इस तरह से एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है रिएक्टेंट्स में। आपको दिख रहा है कि यहाँ पर सिर्फ आयंस ही हैं। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन होता है जिसमें आयंस का एक्सचेंज होता है बिटवीन टू रिएक्टेंट्स और फॉर्मिंग न्यू कंपाउंड्स। और आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जो दो कंपाउंड है, यहाँ पे जो दो कंपाउंड है वो अलग है। तो रिएक्टेंट्स में आयन का एक्सचेंज होता है, ठीक है। देखिए बी जो है वो डी का जगह ले लिया है और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि बी जो है यहाँ पर ए का जगह था, लेकिन यहाँ पर डी का जगह था, लेकिन डी के जगह पर क्या आ गया है, बी आ गया है। और यहाँ पे बी का जगह था और यहाँ पर क्या आ चुका है, डी आ चुका है, ठीक है ना। तो बी का जगह था ये और डी आ चुका है। तो एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है रिएक्टेंट्स में, एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहे हैं और नए कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो एक्सचेंज ऑफ आयंस हो और नए कंपाउंड का फॉर्मेशन हो तो आप उसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। अगर अभी आपको समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, मैं दोबारा समझाऊंगा। अगर क्लियर है तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया है कि दो रिएक्टेंट्स हैं और इनके आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। आपको यहाँ पर दिख रहा है आयंस का एक्सचेंज दिख रहा है। डी के जगह बी आ गया है और बी के जगह क्या आ गया है, बी के जगह आ गया है आपका डी, ठीक है। सी और डी था तो डी के जगह क्या आ गया है, बी आ गया है, डी के जगह बी आ गया है और बी के जगह डी आ गया। तो एक्सचेंज ऑफ आयंस हो गया है। तो इसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में नॉर्मली प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, जनरली प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, इसलिए हम इसे प्रिसिपिटेट रिएक्शंस भी बोलते हैं, इसलिए इसे हम प्रिसिपिटेट रिएक्शंस भी बोलते हैं। और एसिड और बेस के रिएक्शन से यहाँ पर देख रहा है आपको कि ये बेस है और एसिड है, इन दोनों के रिएक्शन से सोडियम क्लोराइड, एक सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये कंडीशन हो गया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या हो सकता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो सकता है। तो क्लियर है कि जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होते हैं वो क्या हो सकते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को पढ़िए, इसका नोट सुनाइए और इस टॉपिक में कोई डाउट हो, चाहे डबल डिस्प्लेसमेंट हो या डिस्प्लेसमेंट हो या कोई भी हो, तो आप कमेंट करके बताइए, मैं उसका दोबारा आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।